हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल जिसका नाम आप जान चुके होंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेट होने वाला है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें की थी, हमने लगभग 15 क्वेश्चन को वहाँ डिस्कस किया था। तो आज जो है, आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सबको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपको पता है क्या करना है और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से जो हमारा डिस्कशन चलेगा। मॉडल सेट पेपर 5 है और क्वेश्चन नंबर 16 है। आप अपने सेट पेपर के क्वेश्चन निकाल लेंगे, मैं भी अपना मोबाइल निकाल लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 16 नंबर में कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेसिस्टर, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो दो रेसिस्टेंस के बीच में क्या चीज आपको देखने मिलता है? द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम, ओके। द वोल्टेज थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम, neither current nor voltage is resistance is same, both current and voltage through each resistance is same। जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उनमें क्या कॉमन रहता है? सब में क्या रहता है? सेम करंट रहता है। वोल्टेज V1 अलग होता है, V2 अलग होता है, V3 अलग होता है, ओके। ये बात आपको पता होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ओके। तो ये जो है वो 16 का आपका ए बन जाता है आंसर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? अ सेल हैज एन ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस E, R इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहां आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, एक सेल है, ठीक है, ये सेल है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसको कनेक्ट किया गया है इस R से जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो आपको बताना है कि जो R की वैल्यू होगी यहाँ, इफ R इज इंक्रीज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, पोटेंशियल वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। तो V वर्सेस R का आपको ग्राफ पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मैं ग्राफ्स को बना रहा हूँ यहाँ पर। इस तरीके से है ये, ठीक है। तो देखने वाली बात है कि इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट ग्राफ होगा। तो देखिए, इसको लिए समझना पड़ेगा। आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये पढ़ा है, ये अपने EMF वाले और इंटरनल रेजिस्टेंस के सर्किट वाले में पढ़ा होगा। इसको लिख सकते हैं I इंटू आर, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं I, यहां से ले लेंगे R प्लस, यहां स्मॉल r है, इज इक्वल टू R। तो I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R, ये होगा करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाता है वो फिर से V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहां से I बाई R प्लस R इंटू R, ये होगा पोटेंशियल V वर्सेस R का रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ग्राफ ओबे करता है। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ केसेस को समझ लेते हैं कि अगर इफ R इज 0 तो आपका V भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका रेसिस्टेंस ही 0 है तो V क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। कौन सा ग्राफ ओबे करता है? R 0 है, V तो E को पहुंचा हुआ, यहां से R 0 है तो V भी 0 है, R 0 है, V भी 0 है, R 0 है, यानी ये ग्राफ नहीं हो सकता है। जो भी पॉसिबल ग्राफ है या तो B, C और D में हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगला देखते हैं कि अगर R को हम, ठीक है, R को हम इन्फिनिटी पे रीच कराते हैं, अगर R को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या पॉसिबल वैल्यूज है? आपको पता है V इज इक्वल टू R बाई R प्लस दिख रहा है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर R रीच कर रहा है इन्फिनिटी को तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और जिसके कारण से E, यानी इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल जो होगा वो E के बराबर यानी EMF के बराबर होगा, जो कि आपको दिख रहा है। देखिए, R इंक्रीज कर रहा है और वो E को रीच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये फिर से डिक्रीज करके 0 और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ये तो डायरेक्टली अगर रहता V इज इक्वल टू आई आर, आपने ये ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, उसका ग्राफ को आप देख सकते हैं, ठीक है।
खैर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये चीज आपको अच्छे से समझना आना चाहिए कि ये चीज मैंने कहां से लिखा है, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहां बता दे रहा हूं, यानी 17 का बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो बढ़ सकते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वी ऑब्टेन मोर वोल्टेज, मोर करंट, लेस वोल्टेज। देखिए, जब आप सेल्स को पैरेलल कंबाइन करते हैं, इस तरीके से सेल्स को आप पैरेलली कंबाइन कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है? सबकी ईएमएफ अगर ई है तो सबका जोड़ के आपको करंट ज्यादा मिलता है कि नहीं मिलता है? सारे करंट तो एक साथ ऐड हो जाएंगे ना, जंक्शन लॉ का ओबे करता है। यानी सिंपल है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल वी गेट मोर करंट ऐड होते हैं, ठीक है। यानी 18 का आपका बी होता है, ओके। 18 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, समझने। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज का एक नॉर्मल डायग्राम, ठीक है। यहाँ बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है और ये कुछ इस तरीके से सर्किट आपने पढ़ा होगा, जिसमें अपने पोटेंशियल पी देते हैं। और याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर जो भी होता है ये एरर फ्री इसलिए होता है क्योंकि ये इस वाले मेथड में वो नल मेथड पे बेस होता है, जीरो डिफ्लेक्शन होता है। नल मेथड में यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर ये R1 है, R2 है, ये R3 है और ये क्या है R4 है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए मैं एक चीज़ और, कि बैलेंस कंडीशन में जाने के बाद, बैलेंस कंडीशन में ये इंटू ये R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R4, ये होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होता है, ओके। ये किसकी कंडीशन होता है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हो रहा है कि अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को क्या करना चाह रहे हैं? इंटरचेंज करें, यानी आपस में बदल दें, तो क्या फर्क पड़ेगा डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर में? तो डेफिनेटली इसका आंसर होना चाहिए देयर इज नो चेंज, बिकॉज सपोज इफ दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। आप व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते किसको? मैं समझा, आपने यहां से दिया ए पे, करंट डिवाइड हुआ, फिर ये करंट इधर आ गया, ये जीरो डिफ्लेक्शन पे होगा, ठीक है। अगर मैं जीरो डिफ्लेक्शन की बात कर नल पॉइंट में, तो फिर ये यहां से जाने वाला यहां से जाएगा, फिर वो सी पॉइंट पे मिल जाएगा। अगर हम इस चीज को इंटरचेंज कर दें, सपोज कर रहे हैं यहां हम सोर्स की बैटरी लगा दे रहे हैं, यहां हम सोर्स की बैटरी लगा दे रहे हैं और यहां हम गैल्वेनोमीटर को लगा दे रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखने वाली बात है। देखिए, फिर से वही हो रहा है, सिर्फ नाम बदल, यहां से गया, फिर से यहाँ दो पार्ट में टूटा, जैसे कि इधर से जाने पे स्प्लिट अप, फिर इन दोनों पोर्शंस को कनेक्ट किया हमने ब्रिज से, ये ब्रिज हो गया। यहाँ पर बी और डी को कनेक्ट किया गया था ब्रिज से, यहाँ पर ए और सी को कनेक्ट किया गया है ब्रिज से, तो बाकी पोर्शन तो एज इट इज ही रह गया। फिर उसके बाद तो वो घुमा के, जैसे फिर से यहाँ से मिला, ब्रिज से कनेक्ट हो गया, फिर से ये बैटरी को अपना करंट मिल जाएगा। यानी जब आप गैल्वेनोमीटर, ध्यान से समझिएगा, जब मैं गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में इंटरचेंज करता हूं, तो सर्किट डायग्राम में सिर्फ टर्मिनल्स के नाम बदल जाएंगे, कंडीशंस थोड़े से बदलेंगे, लेकिन जो बैलेंस की कंडीशन है वो अभी भी सेम रहेगी, ठीक है। यानी देयर इज नो चेंज इन द, यहां पर जो आपका होना चाहिए, देयर इज नो चेंज इन द सर्किट, यानी ऑप्शन 19 का आपका बी होना चाहिए। क्लियर है? तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, क्या है 18 का, ठीक है। तो आई होप कि आपने यहां तक इसको क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मैं बोर्ड थोड़ा साफ कर लेता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हमने समझ लिया कि क्वेश्चन नंबर 19 तक किस तरीके से काम करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से, जो कि क्वेश्चंस थोड़े से यहां से अपने लेवल पकड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू द थिन वायर ऑफ कॉपर।
आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि कॉपर वायर है, एक रॉड ऑफ कॉपर है, कॉपर का एक रॉड है और एक कॉपर का वायर है। इन दोनों में से किसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ज्यादा होगा? तो सबसे पहले स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है क्या? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है कुछ नहीं, रो यानी रेसिस्टिविटी ही है। और याद रखिएगा रेसिस्टिविटी जो होता है वो केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, इस पे नेचर ऑफ मटेरियल पे, और वो इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशन पे। मतलब जो वायर यूज करे, वायर मोटा है पतला है, इट डजंट मैटर। इसीलिए चाहे वो थिक रहे चाहे वो थिन रहे, रो हमेशा दोनों, तो कॉपर ही वायर है ना, वायर थोड़ी बदल गया, वायर आपने कॉपर ही यूज किया। इसलिए दोनों मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम, जिसके कारण से 20 का आंसर होगा सी। ओके, नाउ 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज की रेसिस्टिविटी किस तरह से डिपेंड करती है? ध्यान से समझिएगा, जो भी ऑप्शंस है आप ऑप्शंस में एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं। नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आप टेम्परेचर घटाइए बढ़ाइए रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ रेसिस्टिविटी बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन है डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, और इंक्रीजेज रैपिडली विथ डिक्रीजेज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तो ध्यान से समझिए, आपको बात क्या किसका कहा गया है? एलॉय की बात की। एलॉय क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। और नॉर्मल मेटल्स में क्या अंतर है? ये मेटल्स प्योर हो सकते हैं और इनके पास ज्यादातर तौर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, जिनको एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसेप्ट यहां पर लगता है। यहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट वो ज्यादा डिसऑर्डर में होते हैं। ठीक है, और एलॉय की रेसिस्टिविटी ऑलरेडी हाई होती है, एलॉय की रेसिस्टिविटी ऑलरेडी हाई रेसिस्टिविटी रहती है, इनमें डिसऑर्डर पहले से ही रहता है। लेकिन मेटल्स में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये डिसऑर्डरनेस ज्यादा होता है, क्योंकि जब मेटल्स फ्री है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से कॉलिजन बढ़ गया एंड दैट्स वाई रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, वहां पर रेसिस्टेंस में इंक्रीज देखने को मिलता है और कुछ हद तक आपको रेसिस्टेंस में ये देखने को मिलता है। रेसिस्टिविटी जो होता है रो भी टेम्परेचर फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेसिस्टिविटी मेटल्स के लिए इंक्रीज करता है। ठीक है, आप इस रिलेशन से आपने देखा होगा रो बराबर रो नॉट, फिर से उसी तरीके से जो अभी मैंने तुरंत बताया टी माइनस टी नॉट के कंसेप्ट से। लेकिन एलॉय के केस में क्या है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा डिसऑर्डरनेस पहले से ही रहता है हाई रेसिस्टिविटी के कारण से कि टेम्परेचर जो होता है वो उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाता है जितना कि वो मेटल्स में डाल पाता है। यानी रेसिस्टेंस टेम्परेचर के कारण से इसमें जो फर्क आना चाहिए रेसिस्टिविटी यानी रो में, वो नेग्लिजिबल होता है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि एलॉय के केस में वो रेसिस्टिविटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, बट इन द केस ऑफ मेटल इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड व्हाट इज डिपेंडेंट? डायरेक्टली डिपेंडेंस। ओके, और यही केस आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर के केस में कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। ओके, ये सारे बात आपको पता होना चाहिए। यानी 21 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 21 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहां पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि 22 में, सॉरी ये 21 हो गया है, 22 पे बढ़ते हैं, इसको मैं बिठा दे रहा हूं। देखिए यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो करंट फ्लो थ्रू द यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम एज शोन इन द फिगर इन विच केस द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम इज नॉट जीरो। यहां पे बोला गया नॉट जीरो का केस है। इस तरीके से चार फ्रेम बने हुए, एक यहां है,
ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका जो लास्ट है ये आपका डी है। तो देखिए सबसे पूछा नॉट जीरो, इस जगह पे सेंटर पे जीरो किस में नहीं होगा। तो पहले किस में जीरो होगा वो तो पहले देख लेते हैं ना, किस में जीरो होगा। देखिए सबसे पहला यहां से करंट जाएगा, इक्वली है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऊपर वाले पोर्शन के कारण से अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो इस वाले पोर्शन के कारण से आउटवर्ड होगा, यानी एट द सेंटर यहां पर जीरो होगा, यानी इस जगह पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी वही केस है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊपर वाले पोर्शन के कारण से दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। एक इन दोनों के कारण से जो नेट आएगा इम्पैक्ट अंदर आएगा, इन दोनों के कारण से नेट इम्पैक्ट बाहर की ओर आएगा। इक्वल सेपरेशन है तो आप बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके कह सकते हैं कि इसमें भी जीरो आएगा। ओके, तो जो जीरो नहीं आप बच गए हैं इन दोनों में। देखिए यहाँ से क्या है कि यहाँ से करंट जो है वो 3 फ्रैक्शन में होके जा रहा है। ठीक है, करंट जो है, और सेम जो है यहाँ से इस वाले में डायग्राम में यहाँ से भी वो 3 फ्रैक्शन में ही जा रहा है। तो इन दोनों में से किस में जीरो होगा और किस में जीरो नहीं होगा उस चीज को समझते हैं। देखिए इसके डायरेक्शन को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है और कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि जैसे कि इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये इस लाइन पे आ रहा है और ये इस लाइन पे आ रहा है, तो इस कारण से इसका जो इम्पैक्ट है इधर है और इसका जो इम्पैक्ट है इधर है, तो दोनों मिला के इसमें कैंसिल हो जाएगा। ये इस लाइन को देखिए, इस लाइन पे ये फ्लो कर रहा है तो इस कारण से ये बाहर की तरफ और इसमें इधर ये देखिए यहाँ से ये इस लाइन को देखिए। ठीक है, आप इस लाइन को देखिए और इस लाइन को, इसलिए इसमें जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई फंडा यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पोर्शन अपना डाउनवर्ड, ये पोर्शन आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। इसे देखिए इसमें इस तरीके से जा रहा है, ये आपका इस तरीके से, अभी 3 एजेस से जा रहा है, 3 एजेस से। इस कारण से इसमें बाहर की तरफ उसमें केवल एक इनवर्ड, यानी एक इनवर्ड के कारण से कैंसिल हो जाएगा, बट 3 इनवर्ड के कारण से बाहर की तरफ है, यानी इसमें आएगा आपका नॉट जीरो का केस। आप लोगों के मन में ये सवाल उठना चाहिए कि ये भी होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है प्रॉब्लम, इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से पाथ को ओबे कर, इससे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से ये जीरो है, बट ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करता है। इसलिए जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सी होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, 20 को मैं फिर से मिटा दे रहा हूं कि द करेक्ट प्लॉट ऑफ में बोल रहा है द करेक्ट प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेज आर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेज फॉर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ वायर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ वायर क्या होना चाहिए। देखिए यहां पर 4 ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ए है, ये आर का वर्सेस है, ये बी का है, ठीक है, ये सी का है और ये डी का है। तो यहां पर देखने वाली ये सी है और डी है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर। तो देखिए सबसे पहला बात है कि यहाँ जो आर है उस वायर की रेडियस है, ये एक वायर है उसकी अपनी एक रेडियस है आर, और उसके बाद ये आर आउटवर्ड पॉइंट पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 3 रीजन में आपने अगर पढ़ा है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना शुरू कर दें। उनके कारण से आपको पता हो मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड में होता है, इनवर्ड में वो होता है कुछ इस तरीके से μ0I/2I r² इंटू आर के टर्म में आता है, यानी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जब आर की वैल्यू लेस देन आर होता है। ठीक है, जब सरफेस पे होता है तो μ0I/ वो आपका हो जाता है 2π। यहाँ पाई का टर्म अगर छूट भी जाए तो आप लोग मान के चलिएगा, मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला, यानी b जब r = r पे रहता है, और जब बाहर हो जाता है वो μ0I/2π r हो जाता है जब r ग्रेटर। ये 3 रीजन में काम करता है।
इस रीजन में B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, यानी R से लेकर R तक के रीजन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है इस रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, इस ग्राफ को मैंने बनाने में गड़बड़ किया है, ये ग्राफ इस तरीके से, ठीक है। इस रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन का बनेगा, तो ये हो नहीं सकता, ये हो सकता था, ये हो सकता, ये तीनों हो सकता। लेकिन बाद में जाने के बाद जैसे ही वो इस वायर से बाहर गया, उसके बाद वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने वाला ग्राफ ये है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, तो ये नहीं हो, और इसके बाद तो दिखा रहा बाहर में कुछ भी नहीं है, तो ये भी जीरो। तो यानी राइट ऑप्शन क्या बनता है आपका? बी बनता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी 23 का आपका राइट ऑप्शन बनता है बी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर पे। द करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो 24 नंबर जो बोल रहा है कि टॉर्क जो है कि करंट कैरिंग वायर है, कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें अगर आई करंट जा रहा है तो उस पर जो टॉर्क लगेगा यानी टाउ जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, ये पूछा फिर से। तो टॉर्क जो है वो जनरली डिपेंड करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटू मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, बट म्यू जो है वो आपका करंट इंटू एरिया होता है, ठीक है। करंट इंटू एरिया यानी टॉर्क जो है वो आई ए बी होता है, यानी टॉर्क करंट पे डिपेंड कर रहा है, टॉर्क एरिया पे डिपेंड कर रहा है, टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। पूछा एरिया पे तो डिपेंड कर ही रहा है, ये सही है। करंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। ओके, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। No force act on the charge fire through a magnetic field when the angle between the velocity and the magnetic field। किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड अगर बी इस साइड, सपोज कर इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, और उस चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है, तो किस कंडीशन में उस पर फोर्स नहीं लगेगा? कुछ भी होगा, सपोज कर रहे हैं यहाँ थीटा एंगल के साथ फेंक, तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, अगर आपने मेरा एनडीए का सीरीज देखा होगा और कुछ जेई के सीरीज मैंने वहां पर इस चीज को डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपको पता है ना चाहिए। ये होता है वेक्टर फॉर्म। अगर इसको सिंपल मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हैं वी बी साइन थीटा, और ऑप्शंस को देखना चाह रहे हैं तो पाई है, 3π/4 है, ऑप्शन सी है वो π/2 है, और एक है π/4। सिर्फ थीटा का वैल्यू अगर आप पाई रखते हैं तो साइन पाई 180 डिग्री यानी 0 होता है, उस केस में आपका फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाने वाला। बाकी अदर केसेस में पॉसिबल है ही नहीं, यानी जो ऑप्शन होगा वो 25 का नंबर का आपका ए हो जाएगा, 25 का ए हो जाने वाला, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास निडल, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास निडल इज कैरिड नियर बाय स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, देन द स्ट्रेट वायर कॉज a noticeable deflection in the compass needle. The alignment of the needle is tangential to an imaginary circle with straight wire as its center and as plane perpendicular to the wire, ठीक है। इसमें आपको चुनना, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको चुनना है कि केवल 1 इज करेक्ट है, 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नाइदर 1 and 2 आर करेक्ट, ना ही ए सही है ना ही बी सही है। तो सबसे पहला बोला गया है कि मैग्नेटिक कंपास निडल इज कैरिड नियर बाय टू ए स्ट्रेट वायर कैरिड, इस तरीके से सपोज कर रहे हैं कोई करंट है और यहां आप मैग्नेटिक निडल को लेके गए, ठीक है। तो पहला इसमें जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा था स्ट्रेट वायर कॉज अ नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास, हाँ इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जिसका डायरेक्शन आप स्नो रूल से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। साउथ से नॉर्थ अगर जाते हैं तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होता है, आपने ये चीज ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है, किस में पढ़ा होगा? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा, ठीक है। तो ये चीज बात हो गई। अब जो देखने वाली बात है कि ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यानी 1 वाला तो सही है। दूसरा बोला है द अलाइनमेंट ऑफ द निडल इज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल विथ स्ट्रेट वायर एज इट्स सेंटर एंड अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। सबसे पहला बात ये है कि
इसमें डिफ्लेक्शन किधर होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर स्ट्रेट वायर इस तरीके से जा रहा है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो आपका सर्कुलर होंगे। आपको पता है राइट हैंड थंब रूल, अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके फिंगर्स के डायरेक्शन में कर्ल करके कुछ इस तरीके से बनाएंगे। और किसी भी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन हो वो आपका बी होगा इस डायरेक्शन में, या आप इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, यानी टेंजेंशियली होता है कि एक इमेजिनरी सर्कल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जिसपे किसी भी एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इमेजिनरी है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए अगर हम पाते हैं द अलाइनमेंट ऑफ द निडल किस डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण से उस पर क्या लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाना चाहता था, इसी कारण से वो उसी डायरेक्शन में अलाइंड होगा, यानी दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी 1 and 2 बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यानी सी नंबर। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ये कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक, दूसरा है कि मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी हाई करंट मैग्नेटिक ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, इनसाइड लो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्सेस ओबे थर्ड लॉ। तो आपको ऑप्शन समझ में आ रहा है, यानी कह क्या रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है न्यूटन्स के थर्ड लॉ यानी NLM के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं क्या? तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे नहीं करता। ओके, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बिल्कुल भी ओबे नहीं करता है, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एवरी एक्शन फॉर इज देयर इज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन का कंसेप्ट लगाया जाता है। क्लियर है? तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ 27 का आपका आ जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यही कह रहा है कि फॉर 2 अल्फा पार्टिकल्स and alpha particles having the ratio of velocity 3:2 on entering the magnetic field if they moves in different circular path the ratio of their radii, ठीक है, उनके रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो 2 अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम पार्टिकल्स हैं। हीलियम पार्टिकल्स इनका जो मास देखते हैं, मास जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, और जो एटॉमिक मास होता है, ठीक सॉरी मास जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है, और जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, वो चार्ज होता है 2 टाइम्स होता है। ये दोनों ही डिफरेंट ये क्या हो रहा है कि इनकी वेलोसिटीज का रेशियो 2 पार्टिकल्स, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ एक अल्फा, तो V1 और V2 और V2 के चार्ज पार्टिकल वेलोसिटीज का रेशियो कितना है 3:2। दे एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, तो उनके जो रेडियस का रेशियो होगा वो क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला जो आपको पता है कि रेडियस इज इक्वल टू mv/bq। रेडियस इज इक्वल टू mv, साइक्लोट्रॉन में इस चीज को पढ़ा होगा कि अगर परपेंडिकुलर में जाता है तो ये कुछ इस तरीके से घूमता है। भाई दोनों ही तो अल्फा पार्टिकल्स ही हैं, पार्टिकल्स थोड़ी बदल गए हैं, तो मास भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। इसलिए R1/R2 का जो रेशियो होगा वो V1/V2 का रेशियो से मैच करेगा, यानी 3:2, यानी कोई बदलाव नहीं आने वाला, यानी 3:2 ही रहने वाला है, यानी 28 का होगा आपका ऑप्शन बी होने वाला है। क्लियर है? तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए कि इन सब चीज़ों में, इस क्वेश्चंस में बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा है। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप? यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। We assume that it started from the north pole and tends toward the south pole, but it always form a closed path. For an example, if it is north, this is the right path. Inside the magnet, it is from south to north. But हम लोग जो कहते हैं कि ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, बल्कि ये किसी पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं होता, क्योंकि ओरिजिनेशन के लिए किसी पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। ये ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ होता है। ठीक है,
क्लियर है, जिसके कारण से चूंकि ये क्लोज्ड पाथ होता है इसीलिए कोई अगर पूछा जाए कि इसकी जो टोटल फ्लक्स होती है वो भी याद रखिएगा 0 होता है। टोटल फ्लक्स क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड पाथ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण से जितना फ्लक्स बाहर गया उतना ही फ्लक्स इनवर्ट भी गया है, जिसके कारण से फ्लक्स जो हो जाता है वहाँ 0 हो जाता है। ओके, यानी जो इसका आंसर है 29 का ए। नाउ यहाँ पर बोला गया इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी इज एनालॉगस टू, ठीक है। पहले तो इसको आप एक बार इसको नोट कीजिए, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए अब था क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन है एल डी आई बाई डी टी, वो किसके एनालॉगस है, ये किसके बराबर है? तो ये सिंपल ये है, ये फोर्स के बराबर है। किसके बराबर है? फोर्स। फोर्स में आपने पढ़ा है m इंटू ए, और a को लिख सकते हैं dv बाई डी टी। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो EMF फोर्स को इक्वेट करता है, di बाई डी टी यानी करंट वोल्टेज के लिए, वेलोसिटी के लिए है, और मास जो है, जो कि इंपॉर्टेंट बात याद है कि यहाँ L जो है वो मास को, यानी याद रखिएगा जो इंडक्टर होता है, इंडक्टेंस जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? इनर्शिया से रिलेटेड। यानी इंडक्टेंस एक तरह का अपोजिंग नेचर को, जितना ज्यादा हाई इंडक्टेंस उसका मतलब उतनी ज्यादा इनर्शिया, उतने ज्यादा चेंज को रोकने की कैपेसिटी। ओके, तो 30 का जो आंसर होने वाला है, 30 का आंसर होगा ए नंबर होगा। 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ अ डिक्रीज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल फ्रॉम 2 ampere to 0 in 0.0 the EMF in generated in the secondary coil is 1000 the mutual inductance। ठीक है, देखिए ध्यान से, करंट जो था प्राइमरी कॉइल में, ये आपका इस तरीके से होता है प्राइमरी कॉइल, ये क्या होता है? बगल वाला होता है। इस तरीके से आपने यहाँ से AC सोर्स दिया है और यहाँ कुछ भी एक आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट है। ये प्राइमरी होता है और ये क्या होता है? सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल में करंट जो होता है 2 एम्पियर से घट के कितना हो जाता है? 0 हो गया है। कितना हो गया है? 0। कितना समय लिया है? 0.01 सेकेंड। कितना समय? 0.01 सेकेंड। तो और कितना का पोटेंशियल दे रहा है, कितना का EMF जनरेट हो रहा है? E कितना जनरेट हो रहा है? 1000 वोल्ट का जनरेट हो रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी M की वैल्यू पूछा गया। तो सिंपल आप लगाएंगे E बराबर M डी आई बाई डी टी, ये आपने पढ़ा होगा। तो E बराबर M यानी चेंज इन करंट I2 माइनस I1 बाई T2 माइनस T1, ये होगा आपका लार्ज स्केल पे। E जो है वो आपका है 1000 है, M आपको पता नहीं है, I2 माइनस I1 यानी 0 माइनस 2, और यहाँ मॉड्यूलस लगा हुआ जिसके कारण से पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा। तो 0.01 यानी 1000 M इंटू 2 बाई 0.01, यहाँ से डेसिमल निकाल लिया 100, तो ये 0 ये 0 ये 0, ये आपका कट जाएगा, यानी M की वैल्यू आ जाएगी 5 हेनरी। कितनी आ जाएगी? 5 हेनरी, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट होती है हेनरी। यानी 31 का आपका आंसर बनता है बी नंबर। ओके, सो 32 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, (32) नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉयल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 18 टेस्ला इन 0.1 सेकेंड। द एरिया ऑफ द कॉयल इज 2 मीटर स्क्वायर, द रेसिस्टेंस इतना, द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये एक कॉयल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है, यानी क्रॉस से हम इसको डिनोट करते हैं। ये इंक्रीज कर रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, या आप इस तरह से डाउनवर्ड मतलब इसमें इनवर्ड समझ के, डाउनवर्ड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। वो चेंज कुछ इस तरीके से हो रहा है कि पहले 0 टेस्ला था, 0 से 18, यानी सिंपल आप कह सकते हैं वो इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और कितना टाइम में इंक्रीज कर रहा है? 0.1 सेकेंड में इंक्रीज कर रहा है। एरिया ऑफ द कॉयल कितना दिया हुआ है आपका? 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और रेसिस्टेंस है आपका 5 ओम दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 5 ओम। तो इंड्यूस्ड करंट निकालने बोला गया है आई। तो इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। तो रेसिस्टेंस तो पता है, ई नहीं पता है। और ई निकालने का तरीका है सबसे d5 बाई
dt से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, अगर आप इसे मॉड्यूलस में लिखना चाहते हैं तो इसे मैग्नीट्यूड पे काम करेंगे। और डी फाई बाई डी टी में आपको पता है वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है, ये चीज़ आपको पता है। एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है, जो भी रेडियस होगा एरिया जो है पैरामीटर में चेंज नहीं हो रहा, एरिया को आप बाहर ले आएंगे तो ए डी बी बाई डी टी, यानी ए जो है ध्यान से समझिएगा, एरिया जो है वो आपका है 2, ठीक है। डी बी बाई डी टी मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0 से 18 यानी 18 का चेंज हुआ है। टाइम आपका लिया है 0.1 सेकेंड, यहाँ से डेसिमल निकाल दिया है तो आपने 360 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो गया है। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 360। तो भाई इंड्यूस्ड करंट कितना होगा E बाई आर, मतलब 360 बटा आर की वैल्यू है 5, तो यहाँ से 7 और 2 यानी 72 एम्पियर है, ठीक है 72 एम्पियर। तो 72 एम्पियर के दो ऑप्शन है, एक है क्लॉकवाइज एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्लॉक और एंटी क्लॉक का कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूं। अगर ये कॉइल आपका इस तरीके से रहता और जो भी है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है डाउनवर्ड है इंक्रीज कर रहा है, तो आप लगाएंगे यहां पर लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या बोलता है, नेचर अपोजेस चेंजेस, नेचर चेंज को अपोज करता है। अगर ये इस साइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो ये कॉइल क्या चाहेगा कि हम इस चेंज को अपोज करें और उसको रोकना चाहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही डाउनवर्ड थी। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए ऊपर साइड में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, और ऊपर साइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाना है तो आपको जो करंट होगा कुछ इस तरीके से, आपका फिंगर से कलर यानी जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके से होगा, जो कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आना चाहिए, तब वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जनरेट करेगा जो इस चेंज को रोकने की कोशिश करेगा और जो लेंस लॉ को कंप्लीटली ओबे करता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी जो राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इधर जो है एंटी क्लॉक, अगर इधर से रहता तो घड़ी की दिशा में क्लॉक, इधर से रहता तो एंटी क्लॉक, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज में है तो 32 का आपका है सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर है 33। चलिए मैं देख लेता हूं कि वीडियो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं है। चलिए ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम डिस्कशन कर रहे थे। 33 में बोला गया है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बोला गया है कि द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस अपनी r है, कैरिंग अ करंट I, सपोज कर रहे हैं इसमें करंट कितना जा रहा है I जा रहा है, इन द XY प्लेन, ये x और ये है y प्लेन, ठीक है इस तरीके से, सॉरी x और y और ये आपका z एक्सिस हो गया। ओके, तो बोल रहा है कि विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर भी कहां पे है, ओरिजिन पे है, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे कितना पास करेगा। पहला है बोला कि फ्लक्स जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तीसरा है फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, और फोर्थ है 0, ठीक है। तो मैंने अभी इसका आपका उत्तर दे दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि जब ये करंट कैरिंग वायर इस तरीके से है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जनरेट करेगा, और दिस इज बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, ये पोल एक्ट लाइक अ नॉर्थ और ये वो साउथ पोल। और आपको पता है कि मैंने तुरंत अभी आपने पढ़ा कि इट ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, तो अगर ये नॉर्थ से निकल रहा है तो साउथ पे एंटर करके खत्म होगा, यानी इस लूप से जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही फ्लक्स एंटर भी करेगा, जितना डाइवर्ज हुआ है उतना ही कन्वर्ज होगा। इसका मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों बराबर है, यानी एक को अगर आउटवर्ड को हमने +φ1 बोला है तो इनवर्ड को -φ1, तो टोटल दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इन दोनों से φ1 और φ2 क्या है, न्यूमेरिकली क्या है, सेम होंगे, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाने वाला है 0। तो राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, 33 का ऑप्शन डी बनेगा। 33 का ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बन जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसमें डायरेक्ट ऑप्शन डी पता चल रहा है कि लेंस लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नो, लेंस लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो 33 का आपका जो आंसर बन रहा है,
34 का डायरेक्टली ऑप्शन बन रहा है डी, नॉट बोला था, नॉट करेक्ट। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज 35, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉयल ऑफ लेंथ एल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज फिक्स्ड। वो ठीक है, एक सेल्फ इंडक्टेंस है, एक सोलिनॉइड है, ठीक है, अभी यहाँ सोलिनॉइड हमने बना, इसकी लेंथ अपनी एल है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस सॉरी लेंथ इसकी स्मॉल एन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वहां पर ए हमने डिनोट किया हुआ है, इज विथ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है एन, क्लियर है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इज फिक्स्ड, ओके सॉरी विथ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, एन इंक्रीजेस एज, यहाँ जो सेल्फ इंडक्टेंस है यानी एल जो है वो कैसे करेगा इंक्रीज, किस तरीके से चेंज होगा। पहला बोल रहा है कि एल जो है पहला लिखा गया, मैं यहां से लिख दे रहा हूं, आई एंड ए इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरा बोला गया है यहां पर आई नहीं है सॉरी, अगर लेंथ और एरिया को बढ़ा देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि लेंथ डिक्रीज कर दे और एरिया को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, ठीक है। यहां से अगला क्या बोल रहा है कि मैं लेंथ को इंक्रीज और एरिया को डिक्रीज कर दूं। चौथा क्या है, दोनों को, लेंथ को और एरिया दोनों को अगर डिक्रीज कर दूं तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या करना चाहिए, इंक्रीज। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो एल है यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो वो किस पे कैसे चेंज करेगा, एल और ए दोनों ही इंक्रीज करें, एल भी अगर आपने इंक्रीज किया है और ए भी अगर आपने इंक्रीज किया है तो ये इंक्रीज कर जाएगा एल की वैल्यू। एल को आपने डिक्रीज किया है और एरिया को आपने इंक्रीज किया है तो भी इंक्रीज करेगा। हमको इंक्रीज के कंडीशन चाहिए, तो सिंपल से आपको पता होना चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट एन, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल होता है, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए होता है, ये आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू यानी एल जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है एल म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। बट आपको पता है n इज इक्वल टू होता है n बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी म्यू नॉट इंटू एन का स्क्वायर यहाँ पे पुट किया है तो l का स्क्वायर इंटू एल इंटू ए, ये l कट जाएगा तो l इज इक्वल टू म्यू नॉट एन का स्क्वायर a बाय एल, ओके। यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो l के इनवर्सली पर, यानी इसके घटने से ये बढ़ेगा और इसके बढ़ने से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके बढ़ने से बढ़ेगा। तो देखने वाली बात है, यानी एरिया अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, लेंथ अगर घटेगा तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, ऑप्शन नंबर यहाँ बी है। क्लियर है, ये सारे चीज आपको समझना। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी करके थोड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ गड़बड़ था इसलिए टाइम लगा, बट एनीवे यहाँ पर हमने जो भी 35 क्वेश्चन जो थे हमने सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियोस में, ओके। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और आपको रेगुलर क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। डिस्कशन अगर समझ में आया है, मज़ा अगर आया हो तो आप खुद ही समझदार है कि आपको किस तरीके से एक्ट करना है, ओके। तो चलिए आगे आने वाले वीडियोस में आई होप कि आप इंजॉय करेंगे हमारी सीरीज़ को, जिस तरीके से हम दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और वीडियो को आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है मन लगा के, और एग्जाम के लिए आपको बहुत ही अच्छा करना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।